वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स यानी कि सेट नंबर 2020 का आंसर का सलूशन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तित रहेगा? वेग रहेगा, आयाम रहेगा, तरंगदैर्घ्य रहेगा, आवर्ती रहेगी। बताइए क्या रहेगी? अपवर्तित रहेगी, क्या रहेगी? आवर्ती रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। फिर देखिए पीएन सनी डायोड के अक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं? केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो कोटर। बताइए खागा क्या होगा यहाँ पर? खागा क्या होगा यहाँ पर? यानी कि पीएन सनी डायोड के अक्षय परत में क्या होते हैं? ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो कोटर होते हैं। ठीक है। फिर देखिए जब जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है तो निम्नलिखित में कौन सा विकिरण अधिक प्रभावी होगा? कौन सा होगा गा का यहाँ पर? कौन सा अधिक प्रभावी होगा? ठीक है, अधिक प्रभावी कौन सा होगा यहाँ पर? सूक्ष्म तरंगे होंगी, दृश्य तरंगे होंगी, अवलक्ता प्रकाश होगा, परावैगनी प्रकाश होगा। क्या होगी? दृश्य प्रकाश होगा। क्या होगा? दृश्य प्रकाश होगा। ठीक है। फिर देखिए तो काट दिया गया। फिर देखिए निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, जल का आवृतांक दिया है 4/3। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम फार्मूला भी जानते हैं। क्या जानते हैं? फार्मूला हमारे पास होता है, खाडा है यहाँ पर। देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है तरंगदैर्घ्य, इनकी लेमडा डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर लेमडा अपान एन। ठीक है, लेमडा का मान कितना दिया है यहाँ पर? 6400 दिया है, 6400 डिवाइड बाई अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। 4/3। ठीक है, 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। 3 कहाँ पहुँच जाएगा? देखिए लेमडा डैश बराबर 6400 ऐसे एच टी लिखा, मल्टीप्लाई 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 4 से इसको उड़ा दीजिए, कट जाए तो 4 से कट जाएगा। देखिए 4 इक्कन 4, 2 बच गए, 24 हो गए, 4 छंग 24, कितना हो जाए? 4 छंग 24। ठीक है, 1600। अब बचा क्या हमारे पे? इतना। तो लेमडा डैश बराबर कितना बचा? 1600 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू क्या आ जाएगा? 4800 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 4800 एंगस्ट्रॉन्ग देखिए कहीं दिया हुआ है। डा का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर। ठीक है। फिर देखिए एक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता इतनी है। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्ट लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित, तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रेरण प्रतिघात यहाँ पर ज्ञात करना है हमें। देखिए तो यहाँ पर बी का मान कितना दिया है? यहाँ पर बी का मान दिया है यहाँ पर 40 वोल्ट दिया है। ठीक है, 40 वोल्ट। और यहाँ पर 40 आई का मान दिया है कितना? आई का मान दिया है 80 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको हाँ मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में, तो क्या हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। तो प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? आर। आर बराबर बी अपन आई, तो आई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, इसको अब प्रेरण प्रतिघात होता है हमारे पास, आई मत लिखिए, प्रेरण प्रतिघात तो B/I होता है। क्या होता है फार्मूला? B/I। ठीक है, तो बी का मान कितना दिया है? 40 दिया है, डिवाइड बाई इसका मान कितना दिया है? 80 दिया है, गुणा 10⁻³ दिया है। 40 × 40, 40 दूना 80 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 3 10⁻³ को ऊपर ले जाइए। ठीक है, 10⁻³ का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। 1000/2 हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा? 500 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 500 ओम। देखिए कहीं दिया हुआ है 500 ओम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चा का फर्स्ट होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय यहाँ पर कौन सा होगा? पारा कोबाल्ट होगा, लिख लेना। क्या होगा? पारा या कोबाल्ट होगा। ठीक है, लिख लेना। प्रतिचुंबकीय कौन सा होगा यहाँ पर? पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, पारा और कोबाल्ट। फिर देखिए 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर? द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। यहाँ पर किस टाइप से करेंगे? देखिए ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए दूसरे का खा है यहाँ पर। क्या है? दूसरे का खा। ठीक है, दूसरे का खा द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य का फार्मूला आपको मालूम चाहिए। लेमडा बराबर होता है हमारे पास H/2m के। ठीक है, 2m के। न्यूट्रॉन है, क्या है यहाँ पर? द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य क्या चाहिए? हाँ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? प्लंक नेतांक का मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻34। ठीक, यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, इधर लिख लीजिए। लेमडा बराबर इसका मान कितना होता है? 6.6 प्लंक नेतांक 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई क्या इसमें इसका मान नहीं दिया यहाँ पर? देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.67। कितना है यहाँ पर? 1.67 × 10⁻27। 1.67 × 10⁻27
ठीक है, मल्टीप्लाई, और देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये का मान, के का मान कितना हमें यहाँ पर के का मान देखिए दिया है, कहाँ गया के का मान 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है 12.8 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई जूल में हो जाएगा यहाँ पर। इस पर क्या दिया है, पूरे पर अंडर रूट है, ठीक है, पूरे पर अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पर, जितना भी आंसर आ जाए, ठीक है, जितना भी आंसर आ जाए, ठीक है, कर लेना सिंप्लीफाई। इसको क्या कर लेना, इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। इसको हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, एक जूल में कन्वर्ट कर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल होता है, ठीक है, 19 लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय क्या है, हो चुकी है, लिखवा चुके हैं। एक अंगस्टांग तरंगदैर्घ्य वाले एक किरण की आवृत्ति क्या होगी, तो देखिए निकालेंगे ये थर्ड पेपर। देखिए एक एंगस्ट्रॉन्ग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एंगस्ट्रॉन्ग वाली यहाँ पर लिखाना है, एक एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो निकालिए यहाँ पर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही सिंपल। देखिए हमें दिया यहाँ पर क्या है, एक एंगस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य वाली एक किरण की आवृत्ति क्या है, घा है क्वेश्चन, क्या है, घा, बहुत ही सिंपल है। क्या दिया है यहाँ पर, एंगस्ट्रॉन्ग, यानी कि लेमडा का मान दिया है, कितना दिया है, एक एंगस्ट्रॉन्ग दिया है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस किरण की आवृत्ति यानी कि न्यू का मान याद करना है, तो न्यू का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सी बराबर क्या होता है, न्यू लेमडा होता है। हमें चूँकि न्यू का मान याद करना, तो सी अपान लेमडा हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है। लेमडा का मान कितना दिया है, 10 की पावर माइनस के 10 दिया है। इसको ऊपर ले जाइए, तो न्यू का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर 8, और 10 की पावर ऊपर जाएगा, 10 की पावर 10 प्लस का हो जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह में संस्था वेग, आतंकता, वोल्टता या निरोधी वेग, इसका मान देखिए निकालेंगे। क्या निकालना है, कि क्या तात्पर्य है, देखिए क्या लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका निर्भर किसका, यहाँ पर मान किस बात पर निर्भर करता है, तो किस पर, फोटो कैथोड की धातु पर निर्भर करता है, अगर आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इतना पूछा गया है, अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है किस पर निर्भर करता है, तो यह मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो कैथोड की धातु पर निर्भर करता है, फोटो कैथोड की धातु पर निर्भर करता है, ठीक है। इतना लिखिए। क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो कैथोड की धातु पर निर्भर करता है। निरोधी विभव का फार्मूला क्या होता है, B0 = E/E, ठीक है, फार्मूला होता है, लिख लीजिए परिभाषा। फिर देखिए हाइड्रोजन के बढ़ क्रम में इसका स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में पाई जाती है, लाइमन श्रेणी पाई जाती है। 2022 में भी आया था, कौन सी पाई जाती है, लाइमन श्रेणी, क्या है यहाँ पर, लाइमन श्रेणी, ठीक है, लिख लीजिए लाइमन श्रेणी। फिर देखिए यहाँ पर लाइमन श्रेणी पाई जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, तीसरे का क्या है हमारे पास, तीसरे का है यहाँ पर, तीसरे का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग। तो इसके लिए फार्मूला एक होना चाहिए। यहाँ पर कितना दिया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई माइनस के 3.4, तो यहाँ पर क्या दिया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यानी कि हमें दिएगा En का मान, मान लीजिए En का मान कितना दिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दी है, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको डाल दिए समीकरण एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एनवी ऊर्जा स्तर में यानी कि एनवे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है, कितनी एनवे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होती है, En बराबर होता है माइनस के 13.6 डिवाइडेड बाई कितना होता है, En स्क्वायर होता है। इसको डाल दिया समीकरण दूध के, इसके LHS बराबर है तो RHS भी इसके बराबर होंगे कि नहीं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 बाद 2 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 13.6 डिवाइडेड बाई En स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3.4 हो जाएगा। माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, तो हमें En स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। 13.6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, प्लस का 3.4 बचा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर En स्क्वायर हो जाएगा। 34 चक्कू कितना होता है, 60 चक्कू होता है, 34 चक्कू, ठीक है। 4 चक्कू 16 का 36 बाहर रहा,
13, हाँ 34 चक्कू होता है 136, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि एन स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पर 4, जब एन का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। हमें कोणीय संवेग निकालना था, क्या निकालना था, कोणीय संवेग। तो लिखिए कोणीय 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 संवेग, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग को शायद जे से लिखते हैं, जे बराबर क्या होता है NH/2 NH/2 पाई। एन का मान कितना दिया है 2 दिया है, ये क्या होता है प्लैंक नियतांक 6.6 × 10⁻⁻34 होता है, ठीक है। 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई पाई का मान कितना है 2, पाई का मान कितना रख देंगे यहाँ पर 3.14 रख दीजिए, 3.14, ठीक है। जे बराबर आ जाएगी, इसकी कैलकुलेशन कर लेना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जितना भी है कैलकुलेशन कर लेना आप, जूल सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, जूल सेकंड में, ठीक है। सिंप्लीफाई आपको करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, हो चुका है, करवा चुके हैं। फिर देखिए एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए जिससे उसका विभव इतना वोल्ट है। वेरी सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरे का गा, ठीक है। देखिए क्या दिया है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या यानी कि आर का मान दिया है, एक कैपिटल आर से लिख लीजिए, कैपिटल आर से कितना दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। धारिता, इस पर आवेश की गणना कीजिए, आवेश निकालना है, ठीक है। इसका विभव कितना दिया है, बी बराबर 100 वोल्ट दिया है, 100 वोल्ट, यानी कि धारिता भी ज्ञात करनी है, विभव भी ज्ञात करना है। तो एक गोलाकार चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है फार्मूला, हाँ सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फार्मूला होता है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किस टाइप से आप पता लगाएंगे, देखिए चूँकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है। हमें चूँकि इसका मान निकालना तो इसको ऊपर भेज दीजिए, 9 × 10⁻9, 9 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दीजिए, तो इसका मान कितना होता है 1/9 × 10⁻9। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 1/9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, मीटर में। तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 9 × 10⁻2 मीटर में हो गया यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए 9 से 9 उड़ा दीजिए, ठीक है। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर भेज दीजिए, तो 10⁻2 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10⁻11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻11, ठीक है। 10⁻11 फेरड, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आवेश ज्ञात करना, क्यू बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, सी का मान कितना है हमारे पास 10⁻11 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई, और उसका मान कितना है, बी का मान कितना दिया है 100 दिया है, ठीक है। 100 का मतलब क्या होता है 10⁻11 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर इसका मतलब होता है 10⁻2, तो 11 में से 2 कितना हो जाएगा 10�9। इसका आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम में, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल सवाल आ रहे हैं सब। फिर देखिए डेविसन तो काट दिया गया, चित्र में दिखाए गए संदर्भ में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए निकालेंगे क्या, इसी में चित्र बना हुआ, इसी में चित्र बना रह दीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखना, अगर यहाँ से इधर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, हो भी रही है प्रवाहित धारा, देखिए धारा प्रवाहित हो रही है, इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, एक में धारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 5 ओम, धारा बदल नहीं रही है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 5 ओम, किस में हो जाएंगे बताइए, किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 5 ओम क्या है श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 + R2 + R3, ठीक है। R1 यानी कि 2 + R2 + K3, R3 मतलब 5 = कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 3 8 10 हो जाएगा, 5 3 8 2 10, कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए परिपथ के सिरों पर कुल विभवांतर निकाल लीजिए, विभवांतर निकाल लीजिए। यहाँ पर बी बराबर क्या होता है फार्मूला IR होता है, भाई ओम का नियम से लगा दिया यहाँ पर। तो आई का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर आई का मान दिया है कि नहीं, आई का मान देखिए, धारा इसमें लगा दे ही नहीं गई है, धारा दी गई है, धारा 2 एम्पियर है, धारा इसमें दी गई है, दिख रहा है यहाँ पर 2 एम्पियर लिखी हुई, चित्र में दी गई है 2 एम्पियर पुट कर दीजिए। कितना सिंपल सवाल है, 2 नंबर का। 2R का मान निकाला 10 = कितना आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 20 वोल्ट हमें निकालना क्या है यहाँ पर, संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। भाई ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर 1/2 CV², U बराबर क्या होता है 1/2 CV²। तो यहाँ पर क्या हो जाए 1/2, सी का मान कितना है यहाँ पर, सी का मान नहीं दिया है क्या, हाँ दिया है सी का मान भी दिया है 2 माइक्रोफेरेड इसी में दिया है, और सिंपल है 1 माइक्रोफेरेड में कितना होता है 10⁻⁻6 फेरेड, इसको कन्वर्ट करिए
2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बी का मान कितना दिया 20 गुणे 20, क्या 20 गुणे 20, देखिए हमें यहाँ पर डाटा दिया है, देखिए धारिता दी गई है, धारा भी दी गई है। ठीक है, बहुत सिंपल कर दिया क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, यू बराबर हो जाएगा 2 से 2 उड़ा दीजिए, उड़ गया 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 6 हो जाएगा, या इसको ले सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 4 लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा जूल, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है, कोई कठिन सवाल है। फिर देखिए ये काट दिएगा, ये भी काट दिएगा यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, काट ही दिया गया है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए, इसकी व्याख्या कीजिए, हो चुका है क्वेश्चन। चुंबकीय प्रेरण के फ्राइडे के नियम लिखिए, हो चुका है फ्राइडे के नियम। एक परिनालिका के सुप्रेरकत्व का गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए, देखिए सूत्र प्राप्त करेंगे, इतना हो चुका है फ्राइडे के नियम, इतना नहीं हुआ है, देखिए इसका निकालेंगे यहाँ पर। देखिए एक लंबी परिनालिका के सुप्रेरकत्व का सूत्र प्राप्त कीजिए, हो चुका है। सेट नंबर कौन था चाहिए, हो चुका किसमें, सेट नंबर 3 2022 में हो चुका है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, हम 14 सेट सोल्व कर चुके हैं, 14 सेट हो चुके, मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, सूत्र प्राप्त कीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वर्गों का अनुपात कितना दिया, 1:3। क्षेत्र में प्रवेश करने पर बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों में गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर क्या है, डा है, 5वें का चौथे का डा है, हाँ चौथे का डा। देखिए चौथे का डा। ठीक है, चौथे का डा दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर चौथे का डा में, देखिए क्या दिया यहाँ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर एक अल्फा कण या अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वर्गों का अनुपात, क्या लिखा हुआ है, अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वर्गों का अनुपात कितना है, 1:3 है। ये अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वर्गों का अनुपात। ठीक है, वर्गों का अनुपात, ठीक है, वर्गों का अनुपात लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, वर्गों का अनुपात कितना है, 1:3 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अल्फा कण तथा प्रोटॉन, तो यहाँ पर अल्फा कण यानी कि अल्फा कण बेगों का अनुपात नहीं, बेगों का अनुपात है, वर्गों का नहीं, बेगों का लिखा हुआ है, हमें वर्गों का जो दिख रहा है। ठीक है, इतना चमक रहा है ना था, क्या है, बेगों का अनुपात 1:3 है। तो बेगों का अनुपात कितना है, यानी कि बी अल्फा रेशियो बी क्या प्रोटॉन लिखा हुआ है, अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वर्गों का अनुपात, बी पी प्रोटॉन मतलब बी पी का अनुपात कितना दिया है, 1:3 दिया है, 1:3 दिया है। अब छोटी सी बात आपको मालूम होनी चाहिए, क्या मालूम होनी चाहिए, छोटी सी बात, यानी कि क्या मालूम है, जब अल्फा कण का द्रव्यमान अल्फा कण का आवेश कितना होता है मालूम बताइए, अल्फा कण का आवेश कितना होता है, क्यू अल्फा कितना होता है, अल्फा जो हमारे पास यानी सिंपल आवेश होता है उसका दोगुना होता है। ठीक है, 2L2। और अल्फा कण पर द्रव्यमान कितना होता है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अल्फा कण पर द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है बताइए, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि क्या कितना हो जाता है, यानी कि यम अल्फा कण पर द्रव्यमान होता है 4 गुणे यम। ठीक है, इतना आपको मालूम हो, जो द्रव्यमान होता है उसका 4 गुना कर देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसका 4 गुना कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसका दुगुना कर देते हैं, अल्फा कण का आवेश आ जाता है। ठीक है, इतनी बस जनरल बात है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर तो हम यहाँ पर प्रोटॉन का मान लीजिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या मान ले बताइए यहाँ पर। ठीक है, QP का मान, यहाँ पर QP का मान लेंगे, सिम E होता है। ठीक है, इसका 4 दुगुना होता है। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बात देगी। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटॉन का मास कितना कर देंगे, यम प्रोटॉन, इसका मान लेंगे यम, इसका क्या होता है 4 गुना इलेक्ट्रॉन, या इसका मान लीजिए, किसी का मान लीजिए। ठीक है, 4 गुना होता है, इसका भी 4 गुना दुगुना होता है, इसका आवेश, इसका 4 गुना होता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, R बराबर MB/QB, MB/QB। हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि R यहाँ पर लिख देते हैं, R अल्फा प्रोटॉन, इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या होता है, MB/QB। ठीक है, तो यहाँ पर R अल्फा लिख लीजिए, R अल्फा के लिए, पहले अल्फा कण के लिए R अल्फा क्या हो जाएगा, M अल्फा हो जाएगा, B अल्फा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई Q अल्फा हो जाएगा, B ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का है एक समान है, बराबर है। ठीक है, यम। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब प्रोटॉन के लिए लिख लीजिए, तो R प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, M प्रोटॉन हो जाएगा, B प्रोटॉन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Q प्रोटॉन हो जाएगा। ये तो समान ही है। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2,
समीकरण 1 क्या है हमारे पास, आर अल्फ़ा ये है, आर अल्फ़ा। समीकरण 2 क्या है, आर बीटा इजिकल टू आर पोटान सॉरी, तो आर अल्फ़ा का मान कितना दिया है, यम अल्फ़ा बी अल्फ़ा, ठीक है, क्यू अल्फ़ा यम, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका मान कर दिया है यम पी बी पी डिवाइड बाई क्यू पी बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम अल्फ़ा बी अल्फ़ा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्यू अल्फ़ा इंटू यम, यानी कि बी, सॉरी यम लिख रहे हैं, बी है यहाँ पर, ठीक है, यम लिख रहा है, बी यहाँ पर क्या है बी, ठीक है, मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्यू पी बी, फिर क्या है यहाँ पर एम पी, देखिए उल्टा होगा, इसको उल्टा कर दिया, क्यू बी एम पी बी पी बी पी, अब देखिए बी से बी उड़ा दीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, आर अल्फ़ा बी पी इक्वल टू, देखिए यम अल्फ़ा का मान कितना दिया यहाँ पर, यम अल्फ़ा का मान देखिए, यम अल्फ़ा का मान दिया 4m, 4m लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख लिया 4m, 4m, ठीक है। बी अल्फ़ा का मान कितना दिया यहाँ पर, बी अल्फ़ा का मान दिया 2e, 2e लिख लिया, 2e मल्टीप्लाई का है बीच में, ठीक है, डिवाइड बाई इधर क्या बचा, क्यू अल्फ़ा, क्यू यानी कि बी अल्फ़ा, क्या कर रहे हैं हम, देखिए बी अल्फ़ा, हाँ बी अल्फ़ा, या इसको बी अल्फ़ा का मान कहाँ है, बी अल्फ़ा का मान बन रख दिया, बात है कि बन ही होता है, क्या बन हो जाएगा यहाँ पर, बी अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, बन हो जाएगा, इसके सामने लिखा हुआ जस्ट इसके सामने, तो यहाँ पर बन लिखिए, यहाँ पर 2 इसके नीचे आएगा, यहाँ पर बन, अब आएगा यहाँ पर क्यू अल्फ़ा का मान ए दिया है 2e, ठीक है 2e, ठीक है 2e, ठीक है। अब इधर की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू पी का मान कितना दिया है यहाँ पर, क्यू पी का मान दिया है ई लिख लिया, डिवाइडेड बाई एम पी का मान कितना दिया है, एम पी का मान दिया है यम लिख लिया, मल्टीप्लाई बी पी का मान कितना दिया है, बी पी का मान कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा 3, ठीक है 3। अब देखिए ई से ई कट जाएगा, यम से यम कट जाएगा, 2 से इसको उड़ा दिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बी एल यानी कि आर अल्फ़ा आर पी लिखिए, बी कहाँ से लिख लें, आर पी, ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या बचा यहाँ पर 2/3, इसका मतलब क्या होता है, आर अल्फ़ा अनुपात आर पोटान इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आर पी है लिखा हुआ, ठीक है आर पी, ये क्या हुआ आंसर होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन था, कोई कठिन था, एक बार समीकरण 2 बनाई, एक बार अल्फा कण के लिए, एक बार पोटान के लिए, बस दोनों को डिवाइड कर दिया और वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग से आधार पर रदरफोर्ड का मॉडल लिखिए, हो चुका है, लिखवा चुके हैं, ठीक है, ये तो काट ही दिया गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व धारिता सी पहले ही 2023 के सेट में आया था, 2 बार करवाया था शायद, ठीक है, हो चुका है क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर इसको 10 डायप्टर माइनस के 5 डायप्टर व क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का है, देखिए निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास दिया है, लिखिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर देखिए, यानी कि पहले लेंस की क्षमता दी गई, 2 लेंस है, 2 पतले लेंस, तो पहले लेंस की क्षमता दी गई, दूसरे लेंस की क्षमता दी गई है, यानी कि P1 का मान दिया गया यहाँ पर 10 डायप्टर, ठीक है, P2 का मान कितना दिया है यहाँ पर माइनस के 5 डायप्टर, ठीक है, और यहाँ पर रखें, और क्या दिया यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर और क्या दिया यहाँ पर, यानी कि संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ, 30 दिख रहा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर यानी कि वस्तु की दूरी, यू का मान तो निगेटिव लेना ही लेना है, कोई लेंस हो या अवतल हो या उत्तल हो, कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई ओ बराबर 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई प्रकृति, यानी कि आई का मान यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो पी का मान निकाल लीजिए, पी का मान किस टाइप से निकालेंगे, P1 प्लस का P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 का मान कितना दिया है 10 दिया, P2 का मान दिया माइनस के 5 इक्वल टू 5 डायप्टर आ जाएगा। तो फोकस दूरी निकाल लीजिए, यानी कि एफ का मान किस टाइप से क्या फार्मूला होता है, 100 सेंटीमीटर में निकाल लीजिए, ठीक, किस में निकाल लेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर में, 100 बटे क्या होता है पी होता है फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 100 बटे पी का मान दिया 5, कितना दिया है 5, उसको उड़ाइए 5 में 20 आ जाएगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, क्या होगा हमारे पास उत्तल लेंस होगा, प्लस क्या फोकस दूरी है, तो क्या होगा यहाँ पर उत्तल लेंस होगा, लिख लेना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उत्तल लेंस होगा यहाँ पर, ठीक है, उत्तल लेंस क्या होगा यहाँ पर उत्तल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या आ गई यहाँ पर प्लस की, तो उत्तल लेंस, तो देखिए पहले
अब यहाँ पर उत्तल लेंस की दूरी क्या होती है, प्लस के 20 सेंटीमीटर प्लस में होती है। तो और यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला हमारे पास लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इजकल टू होता है 1/b माइनस के 1/u। ठीक है, हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, बी की चाहिए, तो इसको इधर ले आइए। तो 1/f इजकल टू हो जाएगा 1/f, इसको इधर ले 1/f प्लस का हो जाएगा 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। ठीक है, या लिख सकते हैं 1/b बराबर लिख सकते हैं 1/f का मान कितना दिया है 20, तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 1/20, यू का मान कितना दिया है यहाँ पर माइनस के 30, तो माइनस का 1/30 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 सही है। अब देखिए 1/f बराबर यानी कि सॉरी 1/b बराबर चल रहा है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 और 10। देखिए निकाल देते हैं 20 और 30 का एलसीएम। देखिए 20 और 30 का एलसीएम 30 ही आ जाएगा शायद, 10 दूनी 20, 10 3 30, 3 दूनी 6 6 6 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, कितना आ जाएगा 60। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 20 60 माइनस के 30 दूना 60, 3 में से 2 कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब आई का मान। इसके लिए फार्मूला होता है एम बराबर पढ़ा होगा आपने I/O बराबर क्या होता है B/O। लेंस के लिए अगर दर्पण होता है यहाँ पर निगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़िए, तो यहाँ पर देखिए आई का मान निकालना, तो I/O का मान कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, 3 पुट कर दीजिए, 3 बराबर बी का मान कितना निकाला 60, यू का मान कितना है माइनस का 30। ठीक, काटिए 30 सिक्कन 30, 30 दूना 60, माइनस का 30 है देख लीजिए। ठीक है, 30 दूना 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I/3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2, 30 दूना 60 माइनस के 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। इधर देखिए यहाँ पर ओ का मान हमने कितना लिखा है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर कितना दिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 यहाँ पर होगा 3 लिख जाता है बार बार, 2 का 3 बन जाता है। ठीक है, सॉरी। फिर देखिए यहाँ पर क्या है 2 है को है, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा इधर ये I/2। ठीक है, I/2, तो 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दें माइनस का 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 किस में आ जाएगा यहाँ पर इसका माइनस के 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी प्रकृति लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख देंगे, अतः 4 सेंटीमीटर लंबाई का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, लिख दीजिए यहाँ पर अतः 4 सेंटीमीटर लंबाई का उल्टा, ठीक है, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु की 3 तारों की लंबाइयों को तथा द्रव्यमानों का अनुपात बना दिया है, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 3 नंबर का देखिए निकालेंगे। देखिए ठीक है, 2022 के सेट में भी आया था। देखिए सबसे पहले 2022 में देखिए दिया है। ठीक है, 5वें का क्या है घा है, यहाँ पर घा देखिए दिया है। देखिए क्या दिया यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखना, एक धातु के 3 तारों की लंबाई तो द्रव्यमानों का लंबाई इनकी L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर कितना दिया यहाँ पर, इनकी 3 तारों की लंबाई का अनुपात 3:2:1 कितना दिया 3:2:1 3:2:1। ठीक है, और क्या दिया है द्रव्यमानों का अनुपात इनकी M1 रेशियो M2 रेशियो M3। इसका इस रेशियो कितना दिया है यहाँ पर 1:2:3 1:2:3। ठीक है, 1:2:3 दिया है। तो यहाँ पर प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है हमें, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ठीक है, इसका अनुपात हमें निकालना है। तो इसके लिए भाई फार्मूला लिखवाया था, R विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का फार्मूला ρL/A होता है। ठीक है, इसमें L से मल्टीप्लाई कर दीजिए, L से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ρL² हो जाएगा अपन AL हो जाएगा। ठीक है, AL यहाँ पर AL की जगह पर क्या लिख देंगे BL, B लिख देंगे। ठीक है, बताया था कहाँ से फंडा B कहाँ से आया था पिछली क्लास में। ठीक, क्वेश्चन आया था ρL² अपन क्या हो जाएगा B हो जाएगा। एक घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है घनत्व, डेंसिटी घनत्व बराबर क्या होता है फार्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला हमारे पास M/D हो जाएगा। ठीक है, B की जहाँ पर M/D पुट कर दीजिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, R बराबर क्या हो जाएगा ρL² अपन
अपान डी, तो यहाँ पर रो यल स्क्वायर अपान यम डी ऊपर पहुँच जाएगा। डी कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, जहाँ चूँकि जहाँ रो और डी क्या है? नेतांक है। रो और डी नेतांक हैं, कांस्टेंट हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। क्या इसका कोई काम है? तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? समानुपाती हो जाएगा। किसके हो जाएगा यहाँ पर? क्या बचाइए? तो कांस्टेंट हट जाएगा, तो यल स्क्वायर अपान यम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यल स्क्वायर अपान यम। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? L1 अपान यानी कि R1 अपान, इसको पिछले क्लास में बता सकते हैं रेशियो में R1 अनुपात R2 अनुपात R3। ठीक है, R3 यहाँ पर ये वाला पिन ले लेते हैं, R1 अनुपात R2 अनुपात R3। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? L1 अपान M1 स्क्वायर हुआ, इसका अनुपात। फिर क्या आ जाएगा? L2 अपान M2 इसका स्क्वायर दिया है। फिर देखिए L3 का स्क्वायर अपान M3। ठीक है, कोई दिक्कत? वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ठीक है, L1 का मान देखिए कितना दिया है? L1 का मान दिया है 3 और M1 का मान दिया है 1। ठीक है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर सामने देखिए यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, डायरेक्टली लिख दें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। M1 का मान 1। फिर अनुपात देखिए L2 का मान कितना दिया है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो? 4, यहाँ पर M1 का मान दिया है 2, तो कितना हो जाएगा? 4 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए L3 का मान दिया है 1 और M3 का मान दिया है 3, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, तो 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। देखिए काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 9 अनुपात 2 अनुपात 1/3। इसको सही करके लिख लीजिए, 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर लिख दीजिए, तो R1 अनुपात R2 R3। 3 से गुणा करने पर, 3 से, इसको सही से बना लीजिए, 3 से गुणा करने पर यहीं पर हमारा आंसर होगा वैसे। ठीक है, सोल्व कर रहे हैं इसको हम, तो यहाँ पर R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो क्या हो जाएगा? इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 बचेगा। 1 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है, कैसे उत्पन्न होती है? त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो अपरिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। ठीक है, इन तरंगों को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, इनके गुण लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लीजिए? इनके गुण। देखिए, ये तरंगें प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। ठीक है, अब दूसरा लिख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है। थर्ड लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लीजिए? थर्ड, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा लिख दीजिए, इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। क्या होती है? इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है, लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इसमें पूछा गया कैसे उत्पन्न त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है। हाइगेंस की द्विध्रुव तरंग अवधारणा के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए, हो चुका है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? परिभाषा लिखवा चुके हैं। एक समान विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए करेंगे, लिखिए यहाँ पर। ठीक है, लिखिए यहाँ पर, लिखिए डायरेक्टली। पहले चित्र बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जो हमने निकलवाया था फार्मूला 2023 वाले सेट में। ठीक है, 2022 के सेट में निकलवाया था फार्मूला। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बालाघूर्ण का व्यंजक निकलवाया था। ठीक है, उसी के आगे थोड़ा और होता है। ठीक है, इसमें और पहुँचे, वहाँ पर चित्र बनाया तो उसमें चित्र बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम मत बेकार कीजिए। तो यहाँ पर लिखिए, विद्युत द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये वाला पिन लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए, यही पूछा गया यहाँ पर, कहाँ है क्वेश्चन। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में इस दिशा में थीटा कोण घुमाने में किए गए का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, विद्युत द्विध्रुव को छोटे से मान लीजिए थीटा कोण में, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए, यानी कि यदि विद्युत द्विध्रुव यदि
यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुव से विद्युत द्विध्रुव से कोण कोण थीटा, थीटा मतलब सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म घुमाने में डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, ठीक है, कार्य करना पड़ता है। तो लिखिए डी डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या था, डी डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर बल यहाँ पर ले लेंगे टाउ, ठीक है, और विस्थापन यहाँ पर डी थीटा ले लेंगे, डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा। और टाउ का मान जो डेरिवेशन करवाया था, टाउ का मान कितना है था, टाउ बराबर पी साइन थीटा निकलवाया था, ठीक है, देख लेना निकलवाया था, वो उसी से लिख देना है। पर टाउ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी प्रूफ करवा चुके पहले, पी साइन थीटा शायद निकलवाया था टाउ का मान, ठीक है, शायद प्रूफ कराया था, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर प्रूफ कर टाउ बराबर, हाँ प्रूफ ये सिद्ध करवाया था, टाउ बराबर पी साइन थीटा, ठीक है, प्रूफ करवा चुके हैं, टाउ बराबर पी साइन थीटा सिद्ध कर चुके हैं 2013 के सेट में। और डी थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पर जी थीटा को घुमाना है तो लिखिए यहाँ पर इस, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लेकिन 0 डिग्री से थीटा कोण थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया, घुमाने में किया गया कार्य। तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से थीटा। अब यहाँ पर देखिए पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए पी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल लीजिए, पी बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, डी थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो लिख लीजिए डब्ल्यू बराबर पी इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, कोस थीटा, ठीक है, लिमिट क्या है हमारे पास 0 से थीटा, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, पी ई क्या हो जाएगा, पी अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो कोस थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह पर रखेंगे थीटा, ठीक है, कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर या डिग्री लिख लीजिए, कोस 0 का मान कितना होता है 0, ठीक है, डिग्री लिखाने की जरूरत, डिग्री लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, इसमें भी डिग्री कहाँ गया, डिग्री कोस डिग्री, यहाँ पर थीटा यहाँ पर मत लगाइए, कोस 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस जीरो का मान कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है, डब्ल्यू बराबर कोस 0 का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, पी, ठीक है, कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अब कोस थीटा यहाँ पर क्या था, देखिए माइनस होता, माइनस लगाया है नहीं, ठीक है, माइनस भी था यहाँ पर, ठीक है, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया था यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, माइनस का बाहर यहाँ पर मत लिखिए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का यहाँ पर बाहर हमने निकाल लिया था, ठीक है, माइनस का कोस थीटा होता है, लेकिन माइनस हमने बाहर निकाल लिया, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस की या बाद में कर देंगे, देखिए माइनस डब्ल्यू बराबर माइनस के पी जिम का तीन लिखा हमने लिखा। अब देखिए कोस थीटा, ठीक है, माइनस करके समझिए, साइन थीटा क्या होता है, माइनस के कोस थीटा, माइनस का हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, यही यहाँ पर सूत्र प्राप्त करना है, इतना ही लिखिए यहाँ पर थीटा कोण घुमाने में, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या बोला गया इन्होंने, न्यूमेरिकल में बोला है, देखिए यहाँ पर दिया है, सबसे पहले लिख लीजिए डायरेक्टली, ठीक है, दिया है, देखिए क्या दिया इन्होंने, देखिए विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में, यानी कि ई का मान दे दिया यहाँ पर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव में 30 डिग्री कोण पर रखा जाता है, यानी कि थीटा का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री कोण पर रखा जाता है, ठीक है, 30 डिग्री कोण पर रखा जाता है, 30 डिग्री कोण पर रखा जाता है। और 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी कि टाउ का मान दे दिया यहाँ पर, टाउ का मान कितना दे दिया यहाँ पर, यानी कि 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है हमसे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि पी का मान निकालना है, जो फार्मूला प्रूफ किया उसी पर है फार्मूला,
तो टाउ बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। हमें पी का मान निकालना है। पी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बटे ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, ई साइन थीटा। देखिए वैल्यू पुट कीजिए तो पी बराबर, देखिए टाउ का मान कितना है, 6 × 10 की पावर माइनस के 24 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ई का मान कितना हमारे पास 10 की पावर 5 है, ठीक है, साइन थीटा का मान कितना हमारे पास 30 है, 30 डिग्री लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 × 10 की पावर माइनस के 24, 10 की पावर 5 ऊपर ले जाइए, 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान होता है हमारे पास, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है। तो पी बराबर 1/2 भी ऊपर पहुँच जाएगा 6, हाँ 1/2 भी ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। 24 में से 5, 24 से 5 कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 24 5 29, माइनस का 29 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर तो 6 दूनी 12, पी बराबर क्या आ जाएगा, 12 × 10 की पावर माइनस के 29, 10 की पावर माइनस के 29। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर, ठीक है। यहीं पर क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगर इसको विज्ञानी संकेतन में बनाना चाहते हैं 1 पॉइंट ले, 1.2 × 10 की पावर माइनस के 28 भी ले सकते हैं, ये भी हमारा आंसर सही है, राइट है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सिद्ध कीजिए एक समान त्रिज्या के क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित टाउ बराबर NIV होता है। क्या होता है, आरोपित बल करवा कर चुके हैं, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। फिर देखिए ये तो काट ही दिया गया, फ्रिंज की चौड़ाई, एक ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या, यानी कि अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्यकर्ता लिखवा चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए इसकी कार्यविधि समझिएगा था ट्रांसफार्मर की, ठीक है, प्राथमिक, हाँ ठीक है, कार्यविधि भी लिखवा चुके हैं, सब लिखवा चुके हैं। फिर देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या इतनी है, प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, आदर्श है, यहाँ पर ट्रांसफर क्या है, आदर्श। देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या इतनी दी गई है, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई कितनी है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्टेज। यदि द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा कितनी दी गई, 22 ओम हो, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 नंबर का है, देखिए 8वें का क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही सिंपल है। देखिए 8वां देखिए दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर, देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, ये प्राथमिक मतलब प्राइमरी फेरों की संख्या, फेरों की संख्या एन से लिखते हैं, प्राथमिक के लिए पी से लिखते हैं। पी का मान कितना दिया है, 1100, कितना दिया है 1100। और सेकेंडरी के लिए कितना दिया है यहाँ पर 110, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 1100, ठीक है। प्राथमिक कुंडली सप्लाई वोल्टेज कितना है, 220 वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज प्राथमिक कुंडली का सप्लाई वोल्टेज यानी कि BP प्राइमरी का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। और क्या दिया है इन्होंने, ठीक है, प्रतिबाधा 220 हो, प्रतिबाधा यानी कि Z बराबर 220 ओम हो, ठीक है। प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि IP का मान हमें प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, IP का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। एक फार्मूला होता है BS अपान BP इक्वल टू क्या होता है, NS अपान NP, ये फार्मूला होता है। हमें चूँकि किसका मान निकालना है, BS का मान निकालना है। BS बराबर क्या हो जाएगा, NS अपान NP और BP की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, BP हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, BP हो जाएगा, गुणा का चिन्ह है। फिर देखिए BS बराबर NS का मान कितना है हमारे पास, NS का मान, हाँ NS का मान कितना है 110 लिख लिया। NP का मान कितना हमारे पास, ठीक है, NS का मान, NP का मान कितना है, NP मान कितना है 1100 है, 1100 लिख लिया, मल्टीप्लाई BP का मान कितना है, BP का मान, हाँ 220 भी है, 220। देखिए 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 11 दशामन 110, 10 एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 22 तो आ जाएगा, 22 आ जाएगा वोल्ट, ठीक है। अब द्वितीयक कुंडली में धारा निकाल लीजिए, ठीक है, क्या निकालिए, द्वितीयक कुंडली में धारा निकाल लीजिए, द्वितीयक कुंडली में धारा, द्वितीयक कुंडली में धारा सेकेंडरी यानी कि IS, ओम का नियम क्या था, I बराबर B अपान S, यानी कि B अपान S की यानी B अपान R Z लिख देंगे यहाँ पर। तो BS का मान कितना दिया है, ये निकाला 22, और Z का मान कितना है हमारे पास 220 है, 220 लिख लिया, 22 दशामन 110 यानी कि 220, 1/10 आ जाए, 1/10 का मतलब 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, लिखिए यहाँ पर आदर्श दिया गया ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए
आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यानी कि BP IP बराबर क्या होता है, BS IS। ठीक है, हमें निकालना है IP का मान, IP का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, BS IS डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, BS, हाँ सही है, BS IS IP BP के नीचे आ जाएगा। ठीक है, BS का मान कितना हमारे पास है, BS का मान तो 22 है, 22 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई IS का मान कितना निकाला, 0.1 निकाला। BP का मान कितना है प्राइमरी के लिए, 220 है। ठीक है, 220 लिख लिया यहाँ पर, 220। देखिए पॉइंट हटाइए, एक नीचे जीरो बढ़ाइए। ठीक है, देखिए काटिए 22.220। ठीक है, 220 22 कितना होता है, 220। तो IP का मान हमारे पास क्या बचा, 1/150। 1/100 का मतलब क्या होता है, 0.01 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, कठिन था, कुछ नहीं था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लंबाई के सिद्ध की प्रूफ करवा चुके हैं। ठीक है, प्रूफ कराया चुके हैं, बहुत सिंपल मेथड से करवाया है। फिर देखिए ट्रांजिस्टर ये तो काट दिएगा यहाँ पर, जेनर डायोड भी उड़ा दिया, स्टार लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 3 से सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, दो सेट हमारे सोल्व हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम चौथा सेट सोल्व करेंगे, फिर 5वां बड़ा सेट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5वां छठा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।